नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन 24 न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित विषय के ऊपर, बिल्किस बानो केस, जो कि गोधरा कांड के बाद गुजरात के बीच में हुआ था। जब 2002 के बीच में गोधरा कांड हुआ तो उस समय बिल्किस बानो की उम्र 21 वर्ष थी और इनके परिवार के उस कांड के बीच में 7 व्यक्ति मारे गए थे, जिनमें इनकी 3 वर्ष की एक बेटी भी थी। बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने उस समय सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने 11 मुजरिमों को उस समय दोषी करार दिया था और उन्हें उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन 22 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन लोगों को सजा में रियायत देते हुए जेल से रिहा कर दिया था। उसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का मुंह किया सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद आज जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला जो है वो पलट दिया है। अब 11 के 11 दोषियों को दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। आज हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता जेके शर्मा है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कानूनी पहलू हैं, गुजरात सरकार ने क्यों इनका सज़ा जो है माफ़ की थी, जबकि ये एक जघन्य अपराध था। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। शर्मा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात सरकार ने 22 अगस्त 2022 को इन मुजरिमों को रिहा कर दिया था, इनकी सज़ा में रियायत देते हुए। तो क्या ऐसे केसों के बीच में ऐसा संभव हो पाता है? देखें, इस तरह के केसेस में, क्योंकि रेमिशन का मतलब अगर दूसरा एक वर्ड यूज़ किया गया सेक्शन 432 सीआरपीसी, यदि मैं सही हूँ तो उसके अंदर सस्पेंड और रेमिशन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और रेमिशन ऑफ सेंटेंस कभी भी इस तरह के केसेस में नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ था, ये अदरवाइज मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, हालांकि बहुत लंबा 200+ पेजेस का जजमेंट है, तो मैंने उसका ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सहमति बनती है, क्योंकि एक ग्लेरिंग मिस्टेक है। ग्लेरिंग मिस्टेक इन द सेंस कि यदि एक तरफ किसी भी ऑफेंस को किसी भी कानून के सेक्शन में इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, उसके तत्व दिए थे, उनको देखना होता है। अगर उनको उन पे जो भी रिकमेंडेशन सरकार ने करी थी, जिसके बेसिस पर दाऊद के सेशन जज साहब ने जजमेंट दिया था, उनको देखना पड़ता है कि भाई ये उसके अंदर जो फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो यदि आप 432(7) का जो बेसिक जजमेंट है, क्योंकि आपको एक चीज को याद रखना चाहिए, रेमिशन का 2 पॉइंट पे मेरे हिसाब से नहीं बनते हैं। एक चीज, जब आपकी स्टेट से केस ट्रांसफर हो जाता है केवल फेयर ट्रायल ना होने के बेसिस पर, आपको जो यहाँ से उठा के महाराष्ट्र में करना पड़ गया था, उस अवस्था में तो गुजरात सरकार को कोई रिकमेंडेशन करनी ही नहीं चाहिए थी रेमिशन या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, क्योंकि वो जो होती वो द्वेषपूर्ण होती। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बड़ा स्वागत योग्य जजमेंट है, बिना किसी पॉलिटिकल उसके, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मानव मीन्स मानव है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। इस तरह के केसेस में जहाँ गैंग रेप हो रहा है, जहाँ, क्योंकि आप इस चीज को याद रखिए, रेमिशन का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई आप, क्योंकि इन्होंने आप देखेंगे जजमेंट को, तो उन्होंने सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्लोटो के कोर्ट से जो इस जजमेंट को स्टार्ट किया है, तो हमने क्योंकि रिफॉर्मेटिव थ्योरी अपनाई है, तो कुछ संभावना नजर आनी चाहिए कि भाई यस, यदि ये दिस पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, सो एंड इफ दिस सेंटेंस इज रेमिटेड, ही कैन बी रिफॉर्म्ड। 11 के 11 आदमी इस तरह के हीनियस केसेस में इन्वॉल्व हैं, जहां पर हीनियस केसेस में रेप का, मर्डर के चार्जेस हैं, वहां पर इस तरह की अवस्था तो सोचना भी नहीं चाहिए। वैसे बेसिक गलती इसके अंदर ये भी है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पॉइंट आउट किया है, सेक्शन 432 सब क्लॉज 7 स्पेशली कहता है कि जहां पर आपका ट्रायल हुआ है
उस गवर्नमेंट को वहां पर जो है ये टेंस है, ये रेमिट हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। तो गुजरात के अंदर तो ट्रायल हुआ ही नहीं है, तो उनको तो जुरिडिक्शन ही नहीं था। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा, जैसे मैंने आपको बोला कि 251 पेज का जजमेंट, 250 प्लस पेज का जजमेंट है, पूरा नहीं पढ़ा है, तो किस बेसिस पर इन्होंने रिकमेंडेशन करी, क्या उनके कनेक्शन थे, इन सब की भी ये भी एक जांच का विषय वस्तु बनना चाहिए, इम्पार्शियल होके। रीजन क्या है, कोई आदमी कितना भी प्रभावी हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत मामला इस तरह के केसेस में, जो मुझे नहीं पता मैं सच कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है, और ये राय मेरी बड़ी इंडिपेंडेंटली है, बोनाफाइडली है, और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में है कि उस जज की भी जांच होनी चाहिए, उन रिकमेंडेशंस की भी जांच होनी चाहिए कि ये रिकमेंडेशंस अगर पहुंची तो जिसने रिकमेंड किया ये किस बेसिस पर पहुंची, और कैसे ये जो है निर्णय हो गया कि जहां पर बेसिक गलती होगी। क्योंकि जुडिशरी क्या होती है, इसमें ये एरर नहीं है, ये ऐसी एरर नहीं है जो अपील का पार्ट बनती है और जिसको जो है माफ किया जा सकता है। ऐसे केस में मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि जहाँ पर क्वासी जुडिशियल एक्ट भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते, या कहीं ना कहीं ये पर्सनल बायस का केस था, जो मैं पर्सनली समझता हूँ। इस तरह के केसेस में जहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि आपके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, ये हीनियस क्राइम है, आपने क्या सोच के दिया जो है, इसके हिसाब से बड़ा फेलियर होता यदि सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करता। और ये बड़ा स्वागत फैसला है, इससे हर आदमी के मन में एक उम्मीद जगेगी कि न्याय के प्रति उम्मीद जगेगी, कोर्ट में आस्था लोगों की बलवती होगी और स्ट्रांग होगी। तो ये इस जजमेंट का जितना मैंने पढ़ा है, जिसके ऑपरेटिंग पार्ट के बेसिस पे मैं यही कहूँगा कि जितना भी इसका स्वागत किया जाए वो कम है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये जो जजमेंट दी गई है बिल्कुल कानून से हट कर दी गई है, तो जज की भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ। और प्रश्न तो यहाँ उठता है कि जब ये लोग रिहा हुए तो इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फूल माला इनके गले में डाली गई, इनका स्वागत किया गया, रेपिस्ट का स्वागत किया गया, तो कहीं पर क्या इसमें राजनीतिक दबाव था कोई? देखो, मैं किसी पार्टी वार्टी पे तो नहीं कुछ कहना चाहता, ना मेरा वो क्षेत्राधिकार है, परंतु एक चीज को मैं जरूर कहूंगा, आप बरी नहीं हुए हो, आप एक्विटल नहीं हुआ है आपका, आप कन्विक्टेड हो, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। कोई भी ऐसी अवस्था सुखदाई नहीं होगी जहां पर कन्विक्ट का रेमिशन या सस्पेंशन के बेसिस पे, सस्पेंड एक टेम्परेरी फेज होता है, सस्पेंड का जो वर्ड अपने आप में इंडिकेट करता है, तो इनके बेसिस पर अगर कोई स्वागत होता है तो वो ज्यादा अच्छी परंपरा नहीं हुई, चाहे कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में आदमी ने, आप ये देखिए, मैं अगर मेरी जस्टिफिकेशन मुझसे पूछा जाए, वो डीप में मेरी वो राय पूछी जाए, आप एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, आपने मेरे साथ गलत किया है तो क्योंकि आदमी के अंदर ऐसी भावना जब बलवती हो जाती है, मैं आपका मर्डर भी कर सकता हूँ, वो एक बार को नैतिक कहलाया जा सकता है। लेकिन किसी का रेप करना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, किसी बच्चे को मारना, कभी भी जो है नैतिकता उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता, वो नैतिक कभी नहीं हो सकता। कभी आवेश में आके, कभी सम्मान के लिए, कभी समाज के लिए लोगों की जान ली जा सकती है, उसको कानून भी, उसके कुछ कानून ऐसे हैं जो क्योंकि एक्सेप्शन में आते हैं, जब अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं तो उनको हम जायज ठहरा सकते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में रेप जैसे घिनौने आरोप को हम जायज नहीं ठहरा सकते, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आदमी कन्विक्ट हुआ, हाँ एक होता कि भाई आप एक्विट हो गए हो, चाहे बेशक सुप्रीम कोर्ट से एक्विट हुए होते तो आपका स्वागत होता, तो कहते कि भाई आपको झूठा फंसाया गया था, आप एक्विट हो गए। रेपिस्ट को यदि कोई भी माला, मुझे इस बात का हालांकि संज्ञान नहीं है कि किसने किसका सम्मान किया, लेकिन कोई भी आदमी, मैं हूं, आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, ऐसे आदमी का यदि सम्मान होता है तो वो समाज में अच्छी चीजों को प्रदर्शित नहीं करे। मुझे एक चीज बताइए, आज आप बाहर निकल गए हो, कल आप परिवार में जाके क्या मुंह दिखाओगे, क्या आप अपने बच्चों को जो है एग्जाम्पल सेट करोगे, यहाँ तक कि
जो दूसरे वाला आदमी जो इस बात से अवगत है कि भाई ये कन्विक्ट हो चुका है रेप के केस में, वो तो उसको पास बैठा, समाज में तो उसको पास बैठाने से भी मना करेंगे। तो ऐसे अगर उसको सम्मान करोगे, उसका महिमा मंडन करोगे उसका, तो वो अवस्था अच्छी नहीं होगी। मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, किसी पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी का होता, मैं हमेशा से इस बात का, कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं रहा कि इस तरह के आदमियों को जो जघन्य अपराधों में संलग्न है उनकी सरकार रिकमेंडेशन करे और वो जो है छूट के आए, चाहे कहीं पे हो, चाहे गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं पर भी हो। हम देखते हैं डे इन डे आउट देखते हैं, हालांकि ये पहला केस नहीं इस तरह का हुआ है, पर इस तरह की परिपाटी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ये स्वागत योग्य। धन्यवाद।